तो शुरू करते हैं आज के हम लोग करंट अफेयर्स। आज 15 मई 2025 और आज का जो करंट अफेयर्स हमारा है वो हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, कभी कोई सवाल अगर आपको हो, है ना, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, ये मेरा नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, इसको नोट कर लेंगे और कभी कुछ पूछना हो तो आप इस मोबाइल से मुझे बात कर सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीएससी आप जानते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं, और इसकी जो स्थापना अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 के अधिनियम से, है ना, 1919 के अधिनियम से, है ना। लेकिन कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को। आगे चलेंगे, इसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो अभी जो है, जो इसका उत्तर है कि यूपीएससी के अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया, तो वो अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इससे संबंधित और जो प्रश्न हो सकते हैं वो ये हो सकता है कि जो अजय कुमार जी हैं वो केवे नंबर के हैं अध्यक्ष, तो 33वें नंबर के हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि स्थापना जो हुआ था यूपीएससी का, वो हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को, लेकिन किस अधिनियम से हुआ था? तो 1919 के अधिनियम से। कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष की कार्यकाल या तो 6 वर्ष होती है या तो 65 वर्ष की आयु तक होती है ना, यानी कि या तो 6, जो दोनों में से पहले हो वो संभव है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर रास बरकर और प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे एच.के. कृपलानी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचन का मतलब होता है उद्घाटन करना, है ना, कि ये किताब जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो लिखा गया है ये बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा जो है सो लिखी गई किताब है। बुक्स एंड ऑथर्स काफी आते हैं, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में हुए अध्ययनों के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्नो लेपर्ड, है ना, ये जिसको हम हिंदी में हिम तेंदुआ कहते हैं, उसका घनत्व कहाँ पाया गया है ना। सबसे ज्यादा जो है सो हिम तेंदुआ का घनत्व किस जगह पर पाया गया है? तो लद्दाख में सबसे ज्यादा पाया गया। हिम तेंदुआ की जो तादाद है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। हिम तेंदुआ नाम से ही पता चलता है आपको कि ग्लेशियर, जो बर्फ वाली जो जगह होती है वहीं पे पाया जा सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश में जंगल बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि आपका आंसर इधर चला जाए, बट सावधानी से रहेंगे, यहाँ पर हिम तेंदुआ हिम वाले इलाके में ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चर्चा में रही एन्नु कुर्बा जनजाति, है ना। अब ये ट्राइब से क्वेश्चन है और आपको मालूम है कि ट्राइब से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो एन्नु कुर्बा जनजाति जो है वो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो ये केरल की राज्य में निवास करती है। हो सकता है कि अगर स्टेट ना दे करके, ये तो एक पॉलिटिकल एरिया आपसे पूछा जा रहा है ना, लेकिन अगर आपसे ज्योग्राफिकल एरिया पूछ दे, है ना, ज्योग्राफिकल यानी फिजिकल, है ना, तो फिजिकल एरिया अगर पूछेगा तो आपको इसका जवाब देना होगा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, है ना, ये वेस्टर्न घाट की तरफ रहने वाली जनजाति है। तो अभी ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि वहां के जो जंगलों को काटा जा रहा है, जिसको लेकर के ये लोग आंदोलन किए थे, तो इसी वजह से ये चर्चा में रहे, तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो पर्यटन भुगतान शुरू की है? देखिए, ये जो क्रिप्टो वाला मामला है, तो ये असल में एक वर्चुअल करेंसी होता है। वर्चुअल, है ना, एक वर्ड होता है वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल का मतलब ही आपको पता होगा कि ये आभासी, हिंदी में इसको हम बोलते हैं आभासी मुद्रा, है ना, मतलब कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, ऐसी चीजों को हम लोग वर्चुअल कहते हैं। और जैसे हम लोग व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं तो ये क्या हुआ? वर्चुअल कम्युनिकेशन हुआ, है ना, क्योंकि हम टच नहीं कर सकते, देख सकते हैं। तो उसी तरह से ये करेंसी भी जो है ना, क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली वर्चुअल करेंसी कहलाता है। और वर्चुअल करेंसी में जो आप सबसे बड़ा नाम जो आप जानते हैं वो होता है बिटकॉइन का नाम आप सुने होंगे, है ना। ये जो है सो सबसे ज्यादा जो है सो सबसे महंगी जो है करेंसी है ये वर्चुअल करेंसी में।
तो इसका जो उत्तर है वो है भूटान। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या है, भूटान है कि हाँ है ना, कि भूटान ने जो है तो अब ये क्या है कि जो पर्यटन भारत जो आएंगे भूटान में, तो वो पेमेंट जो कर सकते हैं वो क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच में बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चीता संरक्षण गलियारा, है ना, तो ये जो आपका होगा ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में होगा। हाँ ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है। तो देखिए एक शहर है इंदौर, जो कि अक्सर जो है सो न्यूज में बना रहता है अपने साफ सफाई स्वच्छता को लेकर के, है ना, स्वच्छता को लेकर। तो इसी स्वच्छता को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कदम और बढ़ते हुए जो है अब ये हो गया है कि इंदौर शहर जो एमपी का है, तो अब ये भिखारी मुक्त शहर अब होगा। अब यहाँ पर कोई भी भिखारी नहीं होगा। यहाँ पे जो भिखारी होंगे या तो उनको पुनर्वास किया जाएगा या तो उनको स्किल सिखाकर उनको रोजगार दिया जाएगा। इस तरह से इंदौर को क्या किया गया है, ये भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एसी नेट ऐप जो एक एकीकृत प्लेटफॉर्म होगा किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, है ना। एसी नेट देखिए वैसे तो ये आपको पकड़ा जाना चाहिए इसके नाम से ही कि ये किसके द्वारा है, नीति आयोग, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या निर्वाचन आयोग। तो नाम से ही आप इसमें पकड़ सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा ये जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए, इलेक्शन कमीशन से जुड़ने के लिए और जो वोटर आईडी कार्ड या अन्य जो भी जरूरतें होती हैं एक वोटर्स को, एक नागरिक को, तो वो सारे कम्युनिकेशन के लिए इसको जो है सो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि गुंडाराम अभिलेख किस राज्य में पाए गए हैं। देखिए अभिलेख जिसको इंक्रिप्शन भी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये जो इंस्क्रिप्शन या जो अभिलेख होते हैं ये बहुत पुराने जमाने से, जब सिकंदर ने भारत आक्रमण किया था उसके बाद से भारत में इतिहास लेखन की जो प्रवृत्ति थी वो शुरू हुई। इतिहास लेखन की जो है तो वो शुरुआत हुई और उसमें तो चूंकि किताब वगैरह में नहीं लिखा जा रहा, लेकिन कहीं कहीं पर सूचना आदेश के रूप में मौर्य काल वगैरह में क्या हुआ था कि पत्थरों पर जो है सो कुछ न कुछ लिखा जाता था। उसी दौरान आगे चलकर बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिन्होंने क्या किया, अभिलेख इंस्क्रिप्शन लिखना शुरू किए थे और वो कई गुफाओं में तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये जो है सो लिखा गया। तो ये गुंडाराम अभिलेख जो है वो पहला तो हम ये समझेंगे कि ये पाया गया कहाँ, तो तेलंगाना में। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये जो है वो किस वंश से बिलोंग करता है या इसके पीछे की क्या कहानी है या क्या इससे पीटी फैक्ट्स और पूछे जा सकते हैं, वो देखेंगे। तो असल में ये जो अभी अब हमें मिला है अभिलेख, ये सातवाहन वंश से बिलोंग करते हैं। और सातवाहन वंश कब थे, तो दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी सदी ईस्वी तक ये हुआ करते थे। इसका स्थापक जो था, संस्थापक था, वो सीमुक था और सीमुक ने कण्व वंश को हटा करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किसने कण्व वंश की समाप्ति की थी या सीमुक ने किस वंश को समाप्त करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इसी में देखेंगे कि एक बहुत ही प्रतापी राजा है गौतमीपुत्र शतकर्णी, उसके शासनकाल में सातवाहन साम्राज्य अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था, है ना, यानी कि सबसे टॉप पर। और शकों को, है ना, के विरुद्ध सैन्य सफलताओं को ये मिला था। एक दो अभिलेख और है, नासिक और नाना घाट अभिलेख जो है, शिलालेख जो है, ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी सातवाहन वंश है। और नासिक और नाना घाट का सब प्रश्न कई बार किया जा चुका है, ठीक है। तो ये भी जो है तो नासिक और नाना घाट भी जो है वो सातवाहन वंश के बारे में हमें बताता है। और इस वंश का एक और बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था जिसका नाम है आपका हाल। हाल एक कवि भी रहा है। हाल था वो क्या था, एक कवि भी था, है ना। पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जो कवि भी था, है ना, तो हाल। और एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ने कौन सी कविता की रचना की थी या पुस्तक की रचना की थी, तो उसने गाथा सप्तशती
है ना, के लिए उसने रचना की थी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती बुक्स एंड ऑथर से प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो सातवाहन वंश थे ये मात्र सत्तात्मक समाज माना जाता था, मात्र सत्तात्मक समाज माना जाता है ना। जैसे हड़प्पा सभ्यता को मात्र सत्तात्मक समाज समझा जाना जाता है, उसी तरह से ये भी मात्र सत्तात्मक समाज थी, चूंकि वो लोग अपनी माता का नाम का प्रयोग करते थे। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि गौतमी पुत्र शतकर्णी, शतकर्णी ने अपने, है ना, साथ क्या नाम रखा है, अपनी माँ का गौतमी पुत्र, है ना। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे कि शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी करने वाला पहला जो साम्राज्य था वो सातवाहन वंशी था, है ना। चलिए, तो इस तरह से आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता को जोड़ने में भारत की क्या रैंक है ना। देखिए, आपको विंड एनर्जी के बारे में सवाल किया जा रहा है कि विंड एनर्जी में जो है सो भारत की रैंकिंग क्या है। तो विंड एनर्जी में भारत की रैंकिंग 4th है ना। और रही बात ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 की, तो इसकी शुरुआत 2005 से, है ना, की गई। इसकी आरंभ की गई थी तो 2005 से की गई थी। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।